नमस्कार दोस्तों। आज से हम महामैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए। इन क्लासों में हम रेगुलर किसी न किसी टॉपिक के टॉप 15 क्वेश्चन या टॉप 100 क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के प्रति इनके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की टेक्निक आ सके और कैसे इन क्वेश्चनों को आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से सीख सकें। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे कॉलेज लेक्चर का हो, इनमें क्वेश्चनों के बीच आप एक लाइन नहीं खींच सकते कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्योंकि आजकल जो पैटर्न रहा है उसमें कोई भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दे रखा है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई लोग वाई अपॉन एक्स माइनस लोग वाई बराबर 0 का हल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इसका सॉल्यूशन पूछा है अवकल समीकरण का। तो सबसे पहले आपको जल्दी से ये सोचना है कि ये अवकल समीकरण कितने कोटि की है, कितने घात की है। तो जैसे आप इसको देख रहे हो, dy बाई डी एक्स सिंगल अवकलन दे रखा है और उसकी घात भी एक दे रखी है। तो यानी कि ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपके पास शुरू की एक्सरसाइज में मेथड होते हैं, उनमें चरों का पृथक्करण आता है, फिर समघात आता है, फिर इसी टाइप से यथातथ आता है। तो आप इनको बारी बारी से मेंटली सोचोगे। तो पहला चीज आप सोचते हो चरों का पृथक्करण। तो देखो, चरों का पृथक्करण तब लगता है जब उनमें एक्स और वाई वाली जो टर्म है वो अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर लिखी जा सके, dx के साथ में और dy के साथ में, यानी उनको अलग अलग किया जा सके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है x माइनस लोग वाई टर्म और x माइनस लोग वाई टर्म दिया है। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकती, यानी ये अस्पष्ट फलन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें चरों का पृथक्करण नहीं लगा सकते। अब उसके बाद आप देखते हो समघात का। तो देखो, लोग वाई वाली टर्म है, वाई लोग वाई है, नीचे x माइनस लोग वाई है, तो समघात भी नहीं लग रहा। फिर आगे आप चलोगे तो रेखिक अवकल समीकरण का भी फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म आपके बन सकता है। तो आपको इसमें रेखिक अवकल समीकरण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको समझनी होगी कि यहाँ पर देखो, रेखिक अवकल समीकरण बनती है दो टाइप से, एक तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, एक dx अपॉन dy की फॉर्म में। इन फॉर्मों का पता करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स दे रखा है, इसमें आप अगर y वाली केवल सिंगल एक घात की टर्म दे रखी हो तो वो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में बन जाएगा। पर यहाँ पर केवल x वाला दे रखा है केवल एक घात के रूप में और बाकी x की और कोई टर्म नहीं दे रखी, तो ये dx अपॉन dy की फॉर्म में बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है वो इधर आके dx अपॉन dy की फॉर्म बनेगा और इधर वाला x माइनस लोग y उधर जाएगा, तो ये प्लस x के रूप में रह जाएगा। तो इससे टाइप की चीज़ें आपको समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो टाइप के सवाल करने आते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर ये चीज़ें अगर मेंटली करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको बात करते हैं रेखिक अवकल समीकरण की, dx अपॉन dy की फॉर्म में बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स दे रखा है और प्लस में दे रखा था y लोग y अपॉन एक्स माइनस लोग वाई। मैं वज्र गुणा करके इसको सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा x माइनस लोग वाई साथ में dy बाई डी एक्स प्लस वाई लोग वाई बराबर 0, इस टाइप का बनेगा। अब देखो, यहाँ प्लस x के रूप में दे रखा है, यानी अब इसे dy बाई डी एक्स को यहाँ पास में गुणा करके dx अपॉन dy की फॉर्म में बना लेंगे। तो ये यहाँ पर तो आ गया dx अपॉन dy और यहाँ पर जो गुणा में था y लोग y, ये अपोन में भेज दिया, तो ये अपोन में हो गया x माइनस लोग y के अपोन में y लोग y, इस टाइप से बन गया बराबर 0। अब ये y लोग y है, इसकी अलग अलग टर्म में भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या बनेगा, भाग देंगे तो आपके बनेगा x अपॉन वाई लोग y और माइनस लोग y में y लोग y का भाग दिया तो माइनस 1 अपॉन वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 0। अब माइनस का 1 अपॉन वाई उधर जाकर कैसा हो गया, प्लस का, तो ये आपके फॉर्म बन गया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई लोग वाई बराबर 1 अपॉन वाई। अब ये आपकी फॉर्म होती है जिसको आपने पढ़ा है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू किस में होते हैं, अगर यहाँ पर ऊपर x है नीचे y है
ठीक है, तो आपको देखो रेखिक अवकल समीकरण में P और Q का पता करना हो कि कौन से रूप के होंगे। तो देखो हमेशा ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट के रूप में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट्टे में आता है यानी y, यानी P और Q y के फलन होने चाहिए या फिर अचर होने चाहिए। ठीक है, y के फलन या अचर। अब यहाँ पर P और Q कैसे दे रखे हैं, 1/y log y के रूप में आ रहा है और 1/y के रूप में आ रहा है। तो ये आपके P और Q आ गए। तो यहाँ पर मैं इसका लिख रहा हूँ P कितना आ गया भाई, P आ गया 1/y log y और Q कितना आ गया, Q आ गया 1/y। इस टाइप से आ गए। अब आपको IF निकालना पड़ता है। IF का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। IF होता है आपका e की पावर समाकलन pdx होता है, पर आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो ये IF का फॉर्मूला बनेगा e की पावर समाकलन p dy। हमेशा जो फॉर्मूला बनेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी बट्टे वाले के रूप में बनेगा। तो e की पावर समाकलन p dy, तो e की पावर में समाकलन p कितना है 1/y log y। अब आप यहाँ पर log y को t मानोगे तो 1/y dy dt बन जाएगा, यानी ये एक टाइप से आपके बन जाएगा e की पावर dt अपॉन t। अब इसका मान आता है e की पावर log t। अब e से log कट गया यानी t आ गया और t आपने कितना जूम किया था log y, तो यानी कि log y आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद रेखिक अवकल समीकरण का हल का जो रूप बनता है, जो लाइन बनती है वो इस टाइप से बनती है। यहाँ पर dx अपॉन dy की फॉर्म थी तो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, इस टाइप से बनेगा। तो ये x हो गया इंटू आई एफ कितना है log y, तो x इंटू log y बराबर समाकलन q कितना है भाई, q है 1/y और आई एफ कितना निकाला log y dy प्लस सी। वापस आप log y को कुछ नया टर्म मानोगे v मान लोगे तो 1/y dy क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो ये आपका एक टाइप से v dv टाइप बन जाएगा और इसका आप समाकलन करोगे तो आपका v²/2 बनेगा और v²/2 के रूप में बनेगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू वापस रख देंगे तो आपका बन जाएगा x log y बराबर log y का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, v की वैल्यू वापस रख दी तो क्या बन गया log y का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये सारी चीजें आपने इस टाइप से क्वेश्चन में सोल्व करनी है। अब देखो आपको एग्जाम में कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको सारे स्टेप सारे इसी टाइप से लिख के करने की बजाय कुछ आप मेंटली भी कर सकते हो सकता है यहाँ पर मैंने 10 लाइनें लिखी हो, आपको जब एग्जाम में करने होंगे सोल्व तो हो सकता है आपको 10 में से 7 लाइनें लिखनी हो, क्योंकि आपके जो बुकलेट होते हैं उसमें पेज के नंबर्स कम रहते हैं। तो इसलिए आपको जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो और मेंटली कैलकुलेशन जैसे मौखिक गणित होती है, ओरल मैथमेटिक्स होती है, उसको आप बढ़ाओ ताकि आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अवकल समीकरण p² माइनस एक्स पी प्लस वाई बराबर 0 का व्यापक हल है। तो देखो इसका आपको व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल का मतलब आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है और समीकरण आपको p² के रूप में दे रखी है, p² माइनस एक्स पी प्लस वाई। अब देखो p क्या होता है इसका आपको पता होना चाहिए। p होता है आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, यानी ये dy बाई डी एक्स की पावर 2 है, मतलब प्रथम कोटि और उच्च घात की अवकल समीकरण है। अब इनको सोल्व करने के लिए अपने पास क्लोरेट समीकरण भी आती है और उसके अलावा जैसे चरों के पृथक्करण के रूप में भी आती है और इसमें चरों के पृथक्करण में मतलब p के रूप में फॉर्मेशन में इनको सिंगल टर्म के रूप में लिख के सोल्व करना भी आता है गुणनखंड विधि से। इस टाइप की चीजें आती है। तो आपको यहाँ पर चीज देखनी है कि कौन सी अप्लाई हो सकती है। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्स पी की वाली टर्म मिल रही है और वाई की टर्म मिल रही है, तो ये आपको क्लोरेट समीकरण का हिंट दे रहा है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर y को एक तरफ रख सकते हो, बाकी को दूसरी तरफ भेज सकते हो। तो y बराबर क्या बनेगा px माइनस p²। ये आपके क्लोरेट समीकरण जो होती है y बराबर px प्लस fp टाइप, इस टाइप की बन रही है। और इस क्लोरेट समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है, इस क्लोरेट समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y बराबर p की जगह रखते हैं c, तो y बराबर cx प्लस fc इसका सॉल्यूशन होता है। यही आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y बराबर cx माइनस c²।
अब इसको आप एक तरफ ले आओगे तो आपका बन जाएगा y माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। अब ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है चारों में से? सी में। तो ये आपका राइट आंसर। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। क्लियर है? अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण। प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 के यथातथ समीकरण होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। देखो यथातथ इक्वेशन कभी बनेगी, इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे कोई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप दी है, तो ये आपका कोई फलन है, उसका अवकलन करने पर बना है। सपोज मैं कोई एक फलन लेता हूं एफ एक्स वाई का, मान लो ये एफ एक्स वाई है, तो इसका अगर मैं अवकलन करता हूं तो आपकी ये वाली फॉर्म बनती है। यानी इसका मैं अवकलन करूंगा तो देखो अवकलन कैसे करते हूं। अवकलन करने के लिए आपको इस टाइप से करना होगा। ये इसका जब अवकलन करते हैं तो आपके इस टाइप से बनता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई। अब ये तो हो गया आपका m के जैसा एम डी एक्स, और ये हो गया n के जैसा। अब आपने m हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स और n हो गया डेल एफ अपॉन डेल वाई। कोई फलन था एफ एक्स, उसका जब हम अवकलन करते हैं तो वो इस फॉर्म में बनता है डेल एफ बटा डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बटा डेल वाई डी वाई। अब ये आपको जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप दिया जाता है, ये ओरिजिनली ये वाला रूप है, डेल एफ बटा डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बटा डेल वाई डी वाई। अब ये एग्जैक्ट कब कहलाएगा, यानी ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट कब कहलाएगा? जब आप अगर इस m वाले का, m यानी डेल एफ बटा डेल एक्स, इसका आप y के सापेक्ष अवकलन करोगे। अब देखो इसका मैं y के सापेक्ष करता हूं, m कितना है भाई? डेल एफ बटा डेल एक्स। तो इसका अगर मैं y के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो आपका बढ़ता है डेल टू एफ बटा डेल एफ डेल वाई डेल एक्स। और इस n का जब मैं x के सापेक्ष करता हूं, इस n का मैं किसके सापेक्ष करता हूं? x के सापेक्ष, यानी मैं डेल n बटा डेल x करता हूं, तो आपका ये बढ़ता है डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई। और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यानी m का y के सापेक्ष और n का x के सापेक्ष करते हैं तो ये दोनों क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके यथातथ की कंडीशन होती है। क्लियर है? n का x के सापेक्ष किया तो भी डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई आया, m का y के सापेक्ष किया तो भी कितना आया? डेल टू एफ बटा डेल वाई डेल एक्स। अब आपने पढ़ा है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, आंशिक अवकलन में पढ़ा है कि ये जो डेल टू एफ बटा डेल वाई डेल एक्स है और डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई है, तो दोनों क्या होते हैं? आंशिक अवकलन इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी यथातथ की कंडीशन क्या बनेगी? डेल एम बटा डेल वाई बराबर डेल एन बटा डेल एक्स। ये कंडीशन आपको डायरेक्ट पूछी थी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में, तो देख लो इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। अब देखो अवकल समीकरण, अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण x प्लस टू वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई। अब देखो मैंने अभी आपको चीज बताई थी, अगर आपने ध्यान किया हो तो देखो यहाँ पर x वाली सिंगल टर्म दी है और यहाँ पर ओपोनेंट में dx अपॉन dy वाली टर्म बन सकती है, तो आपको ये dx अपॉन dy वाली रेखिक अवकल समीकरण बनानी है। तो इसको मैं dy बाई dx अपॉन dy वाली रेखिक समीकरण बनाने के लिए dy बाई dx को ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा y dx अपॉन dy। अब y का भाग दिया तो ये बना x अपॉन y प्लस टू वाई स्क्वायर बराबर dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy को एक तरफ रखा और ये x अपॉन y को इधर ले आया तो बन गया माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर टू वाई स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे IF के रूप में सोल्व करके, तो IF के लिए P वाला बढ़ाना है। अब आपको डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से P क्यू माइंड में सेट करने हैं और इनकी वैल्यू रखनी है, e की पावर माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। अब वन अपॉन वाई का क्या होता है? लॉग वाई, तो ये e की पावर माइनस लॉग वाई बना और माइनस के कारण ये y इनवर्स हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन वाई IF आ गया। अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है डायरेक्ट वैल्यू x इंटू IF यानी वन अपॉन वाई बराबर इंटीग्रेशन q कितना है भाई? टू वाई स्क्वायर इंटू वन अपॉन वाई IF dy प्लस सी।
y से y कट गया, 2y dy का समाकलन क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस सी, यानी आंसर आ गया x अपॉन वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस सी, यानी डी ऑप्शन आ गया। तो इस टाइप से आप इनको जल्दी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके अवकल समीकरण d प्लस टू डी माइनस वन की क्यूब y बराबर e की पावर x का विशिष्ट समाकल है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका चला गया आगे, जैसे प्रथम कोटि का है पर उच्च घात का है, और इसमें विशिष्ट समाकल पूछा है आपको। विशिष्ट समाकल और एक होता है दोस्तों पूरक फलन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF एंड PI, ये आपके अचर गुणांकों वाली रैखिक समीकरण के टॉपिक है। तो अब देखो, अब इनमें आपको PF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जहां तक अगर आपने कुछ थोड़ा पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ PI के लिए 1 अपॉन, इसको अपोन में लाते हैं, 1 अपॉन डी प्लस टू डी माइनस वन की क्यूब e की पावर x। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर जो भी e की पावर में दे रखा है x के मल्टीपल में, उसको आपको d की जगह सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, और वहां आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो जहां नॉन जीरो टर्म बने। अब देखो d माइनस वन में अगर आप एक पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो यहाँ आप पुट नहीं कर सकते, तो ये एक की वैल्यू d प्लस टू वाले में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक पुट कर दिया तो ये बना 1 प्लस टू, और ये रह गया d माइनस वन की क्यूब, और e की पावर x वैसे का वैसा। अब जिसमें ये जीरो बन रहा है उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि जितनी भी घात के लिए ये जीरो बन रहा है, सपोज ये d माइनस एल्फा की पावर n है और e की पावर में अल्फा x दे रखा है, तो इसके लिए आपके पास आता है x की पावर n बट्टा फैक्टोरियल n और e की पावर अल्फा x। इस टाइप का इसका फॉर्मूला होता है कि d माइनस एल्फा जिस गुणनखंड में जीरो बन रहा है उसकी पावर जितनी है उतनी पावर x में आ जाएगी और बट्टे में फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ में जो e की पावर वाली टर्म चल रही है वो वैसी की वैसी चलेगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखो ये 1/3 तो वैसे का वैसा। अब यहाँ पर देखो ये d माइनस वन की पावर 3 है और ये d माइनस वन इसके लिए जीरो बन रहा है, तो आपको यहाँ पर x की पावर 3 लाना पड़ेगा। तो ये x की पावर 3 बट्टा फैक्टोरियल 3 और साथ में e की पावर 1x। अब इसको गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 3 होता है 6, 6 इंटू 3 18, तो ये बन गया x क्यूब बाई 18 e की पावर 1x, यानी कि आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर है। अब इसके बाद देखो अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा था, अवकल समीकरण पर विचार करें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एल्फा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। यदि इस समीकरण के चारित्रिक समीकरण, चारित्रिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो वास्तविक और समान मूल हैं तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक के दो वास्तविक व समान मूल दिए हैं, मतलब इसकी जो चारित्रिक समीकरण बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आप CF के लिए ज्ञात करते होगे, उसमें जहां भी d होता है या dy बाई डी एक्स की पावर्स होती है या उसके अकॉर्डिंग होता है, तो आप उनको क्या करते हो, आप उनको m मानते हो। तो ये m स्क्वायर प्लस टू एल्फा m प्लस y बराबर जीरो टाइप का बनेगा, ठीक है, डी स्क्वायर के रूप में ये आपके बनेगा। d बाई डी एक्स वाली फॉर्म है उसको आपको m मानना होता है, तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस टू एल्फा m प्लस y की जगह सॉरी इसमें y कॉमन आ जाता है, तो ये 2 एल्फा m प्लस 1 बनेगा। अब इस इक्वेशन के आपको दो वास्तविक और समान मूल दिए हैं। अब किसी भी इक्वेशन के दो वास्तविक और समान मूल दिए हैं, इसका अर्थ हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसकी वैल्यू आपकी कितनी बनेगी, जीरो बनेगी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो बनेगी। तो आप इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालोगे तो क्या बनेगा, 2 एल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बराबर जीरो, यानी ये 4 एल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना बनेगा, जीरो, यानी एल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, एल्फा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो अगले क्वेश्चन में दे रखा है समीकरण डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी वाई बराबर ए की पावर 2x प्लस x, जहाँ d बराबर है d बाई डी एक्स आदि का हल है। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर
आपको इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले तो आपको CF निकालना पड़ेगा। CF के लिए आप इसमें d की जगह m मान के सोल्व करते हो, तो ये m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m, d की जगह m मानना है, तो ये आ गई आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं तो m कॉमन आ गया, बना m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सोल्व किया तो ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इससे m की 3 वैल्यू आ गई, 0 -1 -1। अब इसके लिए जब CF बनाते हैं तो CF क्या पड़ता है, 0 के लिए C1 e की पावर 0x। अब दोनों जब समान मूल आ जाते हैं तो उसके लिए आपको C2 प्लस C3x के रूप में लिखना पड़ता है, और साथ में जो ये पावर में आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिली है m की, वो आपको e की पावर में लगानी पड़ती है, तो e की पावर -1x। अब देखो इस टाइप की टर्म आपके कौन से ऑप्शन में आ रही है, ये आप चेक करके दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन में e की पावर x आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन में भी e की पावर x आ रहा है, तो ये भी गलत है। अब आपका सेकंड या थर्ड में से कोई आएगा। अब देखो सेकंड और थर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1/18 e की पावर 2x, 1/18 e की पावर 2x दोनों सेम से बन रहे हैं, x² भी सेम से बन रहे हैं। यहाँ -2x और +2x का फर्क है, तो इन दोनों में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और डिसाइड करने के लिए आपको PI याद करना पड़ेगा। अब देखो e की पावर वाले में दोनों में सेम आ रहा है, मतलब e की पावर के लिए ये वाला आप सोल्व करोगे तो वो दोनों में सेम बनेगा। तो आपको केवल x वाले के लिए देखना है। तो देखो x वाले के लिए आप अगर देखोगे तो x/d³ प्लस 2d² प्लस d, इसको x के लिए सोल्व करोगे, क्योंकि e की पावर 2x के लिए सोल्व करोगे तो वो दोनों में सेम आ रहा है, 1/18 e की पावर 2x, 1/18 e की पावर 2x। अब इस x के लिए देखो कैसे सोल्व करते हैं। देखो जब भी x के लिए सोल्व करना होता है तब आपको इसमें द्विपद प्रमेय के अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि देखो x ऊपर जो है वो आपके अवकलन किसी न किसी स्टेप पर जाकर ये आपके 0 हो जाएंगे। जैसे मान लो इसका दूसरा अवकलन 0 हो जाता है, तो इनको आपको द्विपद प्रमेय से करना पड़ता है, और द्विपद प्रमेय के लिए आपको नीचे जो भी d की लिस्ट घात मिल रही है उसको आपको कॉमन लेना होता है। यहाँ पर d की लिस्ट घात कितनी मिल रही है, d मिल रहा है, तो d कॉमन ले लिया, तो आपका बड़ा 1 + 2d, यहाँ पर 2d प्लस d², इस टाइप का। इसको अगर आप ऊपर ले गए तो आपकी पावर कैसी हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, और फिर उसका आप एक्सपेंशन कर दोगे तो 1 + 2d प्लस d² का इन्वर्स। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन करते हैं तो आता है 1, और ये x के रूप में है तो 1 - 2d - d²। अब फिर एक बार स्क्वायर के रूप में करोगे तो ये देखो 2d प्लस d² है, इसका भी स्क्वायर होगा, तो आपके यहाँ पर 4d² प्लस इस टाइप की टर्म बनेगी। पर आपको यहाँ तक क्या ही इसमें देखना है, क्योंकि जो आगे गुणनखंड दे रखा है या आगे जो x की पावर दे रखी है वो 1 तक दे रखी है, यानी इसके हायर दूसरी कोटि से ज़्यादा बड़े के अवकलज, दूसरी या दूसरी से ज़्यादा बड़े के अवकलज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब इस x को सभी जगह रखना है और सोल्व करना है। तो ये देखो 1/d वैसे का वैसा चल रहा है। अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, माइनस 2d को x से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो वैसे का वैसा d ऑफ x बनेगा। अब d ऑफ x का मान कितना होता है, d ऑफ x का होता है 1। आगे d² वाले है, ये सारे टर्म 0 हो गए, तो ये x - 2 बचा, और बाहर 1/d है। देखो d का अर्थ होता है अवकलन, d का अर्थ होता है अवकलन, तो 1/d का होता है समाकलन, इसका उल्टा होता है। तो 1/d बाहर है, इट मीन्स अंदर वालों का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अब x का समाकलन होता है x² 2, और -2 का कितना हो जाएगा 2x, तो ये x² 2 - 2x वाली टर्म आएगी, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 3xy डैश माइनस y बराबर log x + 1, x > 0 जहां y1 बराबर -2 का विशिष्ट हल है। अब देखो आपको किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू वाला दे दे, जैसे यहाँ y1 बराबर -2 दे दिया, तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि y1 बराबर -2 में यहाँ 1 और -2 का मीनिंग क्या है। तो देखो y के अंदर जो अंदर 1 दे रखा है, इसका मतलब है y जिसका फलन है उसका मान 1 दे रखा है, यानी यहाँ पर y किसका फलन है भाई, x का फलन है, तो ये x है, और ये यानी y का मान x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y का मान कितना बन रहा है, -2 बन रहा है, यानी x बराबर 1 पर
y का मान कितना बन रहा है, -2 बन रहा है। अब आपको ऑप्शनों में चेक करना चाहिए कि ये मान वाले कितने ऑप्शन आपके पास बिलोंग कर रहे हैं। अगर सपोज करो एक ही ऑप्शन बिलोंग कर रहा है तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर y बराबर -2 देखो, पहले ऑप्शन में आप x बराबर 1 रखो, y का मान कितना बन रहा है 2 माइनस log 1 का मान 0 माइनस 4, यानी यहाँ पर -2 बन रहा है, पहले में बन रहा है। फिर आप एक बार दूसरे में भी ट्राई करो, क्योंकि हो सकता है दो ऑप्शनों में मिल जाए, तो आपको सभी ऑप्शन में ट्राई करना है। यहाँ पर रखोगे तो 1 - 0 - 4 -3 बन रहा है। सी ऑप्शन में 4 1 रखोगे तो 1 की पावर 1/3 1 ही रहेगा, तो 4 - 0 - 2 यहाँ पर 2 बन रहा है। डी ऑप्शन में y बराबर 1 रखोगे तो 3 - 0 - 2 यानी कि 1 बन रहा है, यानी केवल ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए राइट है। इस टाइप से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको डायरेक्ट भी करने होते हैं और वो आपका टाइम भी बचा लेते हैं, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। और बाकी इसका मेथड देखना चाहो तो देखो ये 3xy डैश माइनस वाई बराबर log x प्लस 1 के रूप में दे रखा है। इसको अगर आप डी की फॉर्म में लिखते हो तो ये एक टाइप से ऐसा दे रखा है 3xd माइनस 1 इंटू वाई बराबर log x प्लस 1। यहाँ d का अर्थ हो गया d/dx, ठीक है, और y मैंने कॉमन ले लिया तो ये y आ गया। अब देखो यहाँ पर ये इसको समघात के रूप में बनाना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। x d दे रखा है ना, तो यहाँ पर आपको z बराबर log x सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, z बराबर log x, या जिसको कह सकते हैं x बराबर e की पावर z। ये प्रतिस्थापित करते हो तो ये d किस में चेंज हो जाता है, d डैश में चेंज हो जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं, x d की जगह d डैश रखते हैं। अब इसकी जगह मैं एक्स डी की जगह डी डैश रखता हूं तो ये बन जाएगा 3d डैश माइनस 1 इंटू वाई बराबर जेड, log x की जगह रखना है z, तो ये बराबर वाला बन गया z प्लस 1। अब इसके आपको CF और PI याद करने हैं। अब इस 3d डैश माइनस 1 इंटू वाई बराबर z प्लस 1 है, इसके आपको CF याद करने हैं। तो CF के लिए यहाँ d डैश की जगह m रख के वैल्यू याद करेंगे तो ये आ जाएगा 3m माइनस 1 बराबर 0, m बराबर 1/3। अब इसके लिए CF जो बनेगा वो बनेगा C1 e की पावर mx के रूप में, यानी 1/3। अब यहाँ पर mx के रूप में बनने की बजाय z के रूप में बनेगा, क्योंकि ये d डैश का मीनिंग ही क्या होता है, d/dz, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z हो गया, तो ये 1/3z बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर z की जगह आप log x रखोगे तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा e की पावर 1/3 log x, और 1/3 log के अंदर वाले x की पावर में चला जाएगा, e log से कट जाएगा, तो ये बनेगा C1 x की पावर 1/3, ठीक है, इस टाइप से। और PI के लिए आप जो फॉर्मूला अपनाते हो उसी टाइप से करोगे। PI के लिए आप इसको 1/3d डैश माइनस 1 z प्लस 1 लिखोगे। अब देखो इसमें लोएस्ट पावर d की कितनी है, -1 है, इसको कॉमन ले लिया, नीचे 1/-1 ऊपर बन गया 1 - 3d डैश का इनवर्स, और ये z प्लस 1। इसको आप सोल्व करोगे तो देखो बाहर माइनस चल रहा है, अंदर माइनस से गुणा किया तो 1 + 3d डैश z प्लस 1, हायर पावर का 0 बन जाएगा, ये z प्लस 1। अब इसको अंदर सोल्व करेंगे तो ये माइनस, और यहाँ पर z प्लस 1 से गुणा किया तो ये z प्लस 1, और d डैश के लिए करेंगे z को, तो d डैश z को 1 बना देगा, तो ये +3 और आ जाएगा, यानी -z प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। और z की जगह log x लिख देंगे तो ये माइनस log x -4 टाइप बन जाएगा, -log x -4। अब देखो -log x -4 कौन से में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, और बाकी आपके पास बन रहा है cx की पावर 1/3 -log x -4। CF प्लस PI को साथ में लिखते हैं। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है y1 बराबर -2, y1 बराबर -2 आप रखोगे तो आपको पास c की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2। एक तो आप इतने लेंदी क्वेश्चन इतने लेंदी तरीके से करते, दूसरा आपने डायरेक्ट बाई ऑप्शन देख लिया कि भाई एक वैल्यू दे रखी है, रख देते हैं, चारों ऑप्शनों में कौन सा संतुष्ट होता है वो हो जाएगा। बाकी कुछ चीज़ों में ऐसा भी होता है कि आपको वैल्यू रखने के साथ साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है। कॉमन सेंस का अर्थ है कि क्या क्या टर्म बन सकती है, वो चीज़ों को साथ में मिक्स करके और वैल्यू रख के दोनों से आप जल्दी आंसर पर पहुंच सकते हो, जो अपन आगे जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उनमें करेंगे। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, dx/yz बराबर dy/zx बराबर dz/xy।
अब देखो इनमें आपको जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है इनको साथ में लेके आप इनको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन वाई जेड बराबर dy अपॉन जेड एक्स। अब यहाँ पर कौन सी टर्म कट रही है, z कट रही है, इधर भेज दिया तो ये बन गया x dx बराबर y dy। अब इनका समाकलन करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर बाई 2 बराबर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 बाई 2। एक तरफ लाके सोल्व किया तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर c1। ऐसे इस सेकंड और थर्ड को साथ लेंगे तो सिमिलर वे में बनेगा dy बटा जेड एक्स बराबर डी जेड बटा एक्स वाई। एक्स से एक्स कट गया, सेम वही तरीके से वाई डी वाई बराबर जेड डी जेड। इसको सोल्व करेंगे तो सिमिलर टाइप से बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर सी टू, यानी कि ऑप्शन सी के जैसा। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब अगला अभिलंब रूप का दे रखा है। अब अभिलंब रूप का आपको देखो इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि अभिलंब रूप बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है वाई डबल डैश, ये आपका पी होता है तो ये पी वाई डैश प्लस ये क्यू वाई के रूप में और ये बराबर में आर। अब इसके लिए यू आपका निकालना पड़ता है e की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स के रूप में, और आपको जब अभिलंब रूप निकालना पड़ता है तो अभिलंब होता है डी टू वी बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर एस, और यहाँ आई निकलता है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स, और s आपका होता है r e की पावर, यहाँ u की पावर में माइनस में था, r s के लिए r e की पावर के प्लस में रहता है, हाफ समाकलन पी डी एक्स यहाँ पर माइनस में होता है और s के लिए r के मल्टीपल में ये प्लस में होता है। ये आपका अभिलंब रूप के लिए फॉर्मूला बनता है, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको देखना होता है तो ये यहाँ पर जो u है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो v निकलता है उनको अपन दोनों मल्टीपल करते हैं तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आता है y बराबर यू वी के रूप में। अभी आपको इस प्रश्न में अभिलंब रूप पूछा है, अभिलंब रूप के लिए आपको चाहिए i और s, तो आप इस इक्वेशन से इसमें p q r दे रखे हैं, इनसे आपको i और s निकालना है। तो सबसे पहले i निकालते हैं। i के लिए आप क्या करोगे, i के लिए q दे रखा था तो q आपका हो गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर, p कितना है माइनस 2 बाई एक्स, इसका स्क्वायर किया तो हो गया 4 बाई एक्स स्क्वायर। फिर आगे माइनस 1/2 फिर डी बाई डी एक्स, इस p वाले का आपको डी बाई डी एक्स करना है। तो देखो इसका डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या बनेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये आपका हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर काटेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 बाई एक्स स्क्वायर से कट गया। ठीक है, तो केवल क्या बचा 1 बचा, आई बराबर 1। क्लियर है, यहाँ पर 2 बटा एक्स स्क्वायर था, यहाँ 1/4 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो 4 से 4 कट गया, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस का बचा। यहाँ भी 1/2 इंटू 2 बटा एक्स स्क्वायर था, 2 से 2 कट गया, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 बटा एक्स स्क्वायर से कट गया, क्या बचा आई बराबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही आप एस निकाल सकते हो। एस क्या होता है भाई, एस आपका फॉर्मूला दे रखा है आर के रूप में, तो आर आपका था एक्स ई की पावर एक्स, तो ये हो गया एक्स ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर में समाकलन में हाफ और समाकलन में पी डी एक्स। अब पी डी एक्स पी कितने हैं माइनस 2 बाई एक्स, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन एक्स का हो गया log एक्स, तो ई की पावर माइनस log एक्स। अब ये एक्स इनवर्स के रूप में बनेगा यानी कि 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये 1 अपॉन एक्स बना, और ये e की पावर वाला सोल्व किया है, ये 1 अपॉन एक्स बना, तो s का मान आपके पास कितना आ गया, x e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से x कट गया यानी s बराबर आ गया e की पावर x, तो e की पावर x आ गया, s i आपके पास 1 आ ही गया, ये मान आप इसमें रखोगे तो देखो क्या बनेगा, डी टू वी की जगह डी टू वी बटा डी एक्स स्क्वायर, आई की जगह 1, v बराबर s आपका कितना है, s है e की पावर s x, तो ये e की पावर x, यानी कि आंसर आ जाएगा बी। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है,
अब ये फॉर्मूले जो हैं आपको एग्जाम से पहले एक अलग जगह आपको लिख के रखने चाहिए ताकि आप इनको सोल्व कर सको, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन की बजाय डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछ लेता है। जैसे यहाँ पर यू आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इस क्वेश्चन में आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि भाई यू कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। किसी भी स्टेप से रिगार्डिंग चीज़ें आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बताओ। यदि y बराबर a की पावर x अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर r के पूरक फलन का एक भाग हो तो। अब पूरक फलन का भाग होता है तो ये जो y बराबर a की पावर x है, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो डेरिवेटिव और जो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको सेटिस्फाई करता है। यानी यहाँ पर आप y बराबर a की पावर x इस साइड रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब a की पावर x आप यहाँ पर रखोगे तो आप इसको सोल्व करोगे तो e की पावर x का 2 बार समाकलन e की पावर x, यहाँ पर करोगे भी तो एक बार करोगे तो भी e की पावर x, q की जगह q रखोगे, y की जगह e की पावर x रखा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। यानी e की पावर x बाहर आ गया, अंदर बना 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0। अब e की पावर x तो 0 होगा नहीं, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि ये वाली आपकी कंडीशन है ऑप्शन ए में। इसी टाइप से आपकी और भी कंडीशन आती है, y बराबर एक्स की आती है, एक्स स्क्वायर की आती है, सेम इसी टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, आपको अगर याद भी नहीं है ना तो भी आप बना सकते हो। क्लियर है? या नए की पूछ ले, किसी नए की पूछ सकता है तो भी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी y से रिगार्डिंग चीज़ें दे रखी है उनमें आप y की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, और जो बिना y के या जो केवल अचर के रूप में दे रखा है उनको आपको वैल्यू नहीं रखनी है, केवल y वालों में रखनी है, एक साइड में लिखकर और बराबर 0 करना है। इससे आपका पूरक फलन का एक भाग बन जाएगा। ठीक है, भाग की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगला अवकल समीकरण का विचित्र हल है। अब विचित्र हल निकालने के लिए आपके पास क्या करना होता है, यहाँ पर दे रखा है पी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस वाई। देखो विचित्र हल के लिए जब भी आपको p में द्विघात समीकरण मिलती है तो उसका विचित्र हल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको p में द्विघात बनेगी, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो इसको आप द्विघात बनाते हो तो ये आपके इस टाइप से बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस 1। अब p वालों को एक तरफ कर लिया सारों को, तो ये बनेगा पी स्क्वायर, ये प्लस का पी स्क्वायर इधर आके माइनस का, और ये पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2p एक्स वाई, और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का, यानी ये वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आप सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में सोल्व करोगे तो देखो b कितने है माइनस 2xy है, तो माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और b कितने c कितने हैं वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो दोनों तरफ 4 है तो 4 को 0 की तरफ भेज दोगे तो ये आपके पास सीधा कितना बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको अंदर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया और बाहर माइनस का निशान लगाया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को वाई स्क्वायर से गुणा किया और बाहर माइनस है तो प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस 1 को अंदर प्लस से 1 से गुणा किया माइनस 1, माइनस को बाहर माइनस से गुणा किया तो प्लस 1। इस टाइप से आपके बन जाएगा। तो ये आपके लास्ट में सॉल्यूशन होकर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को आप दूसरी साइड में लाओगे तो ये बनेगा 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके ऑप्शन में दे रखा है डी में, तो यानी डी आपका राइट आंसर है। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, और ये विचित्र हल के क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आते हैं। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर जेड डी जेड बराबर 0 का हल है। अब इसका हल निकालने के लिए आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिख रहा है, यानी आप एक बार निरीक्षण विधि से इसको सेट कर सकते हो। निरीक्षण विधि में आपके यहाँ पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाली टर्म मिलती है तो आप इसके अपोन में एक्स स्क्वायर बना सकते हो, वाई स्क्वायर भी बना सकते हो, बस उसमें थोड़ा सा माइनस आ जाएगा। पर आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस जेड वाले में मिल रहा है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो आपका पूरा सेट बैठेगा। तो हमने एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया तो ये बनेगा माइनस 2z डी जेड बराबर 0।
अब ये आपके किस रूप में लिख सकते हैं निरीक्षण विधि में, dy अपॉन एक्स के रूप में, ठीक है। ये 2z dz हो ही गया। अब इसको आप कंप्लीट सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, y अपॉन एक्स माइनस जेड स्क्वायर, समाकलन करोगे तो y अपॉन एक्स इसका और जिसका माइनस जेड स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के रूप में। अब जेड स्क्वायर को दूसरी साइड ले गई तो इस टाइप से आपके आ जाएगा y अपॉन एक्स बराबर जेड स्क्वायर प्लस सी, कैपिटल सी। ये स्मॉल सी है, यहाँ पर आपने कैपिटल सी बना दिया, ठीक है। तो ये y अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। कैपिटल सी आपके बराबर है माइनस सी। क्लियर है। तो ये इसमें कौन से में आंसर आ जाएगा, डी में। तो ये डी वाला आपका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, अब इसी टाइप से आप अगले को कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले दो को सोल्व करना है। पहले दो को आप सोल्व करोगे तो देखो y से y कट गया, तो ये dx अपॉन एक्स बराबर dy अपॉन वाई के रूप में मिला। अब इसको आप अगर सोल्व करोगे तो देखो ये बनेगा log x अपॉन वाई बराबर log c। ये log x बना, ये log y बना, एक साइड में गए तो log x अपॉन वाई और इधर प्लस का log c चल रहा है तो ये प्लस का log c। तो ये x अपॉन वाई बराबर आपके बन गया c, यानी एक वैल्यू आ गई, इसको c1 मान लेते हैं। फिर अगले क्वेश्चन अगले टाइप के में चलते हैं। तो यहाँ देखो पहले और थर्ड को और ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो x अपॉन वाई बराबर c1 बना है, तो ये आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है, c में d में दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में उससे रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही है y अपॉन एक्स के रूप में, पर आपको थर्ड और फोर्थ में दिख रहे हैं। अब इसके बाद आप फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो। तो फर्स्ट और थर्ड को लेते हो तो dx अपॉन एक्स वाई बराबर dz अपॉन जेड एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स वाई का भाग दिया तो क्या बना, dx बराबर dz बटा z माइनस 2x अपॉन वाई, और इस x अपॉन वाई को मान लिया, एक्स वाई का भाग दिया है फर्स्ट और थर्ड में। अब इस x अपॉन वाई को मैंने मान लिया c1, क्योंकि यहाँ पर हमने c1 निकाला था। तो dx बराबर आ गया dz बटा z माइनस 2c1। अब इसको समाकलन करके सोल्व करेंगे तो ये x बन जाएगा और ये बन जाएगा log z माइनस 2c1 प्लस c2 टाइप। अब यहाँ पर c1 की वैल्यू वापस रख देंगे तो ये बन जाएगा x ये बराबर log z है, तो इसको दूसरी साइड ले गए तो माइनस log z माइनस 2x अपॉन वाई बराबर c2, यानी कि ये c2 हो गया और ये c1 हो गया। और इन दोनों को जब कोई अलग फलन के रूप में लिखते हैं तो वो फाई में लिख सकते हैं, फाई c1 c2 बराबर 0 के रूप में, या ऐसा भी लिख सकते हैं c2 बराबर फाई c1 के रूप में। तो वो आपको जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। तो फाई c1 c2 के रूप में लिखेंगे तो आपका बनेगा फाई x अपॉन वाई, ये x अपॉन वाई के रूप में, और साथ में c2 की वैल्यू कितनी है, ये x माइनस log z माइनस 2x अपॉन वाई, ये log z माइनस 2x अपॉन वाई, ये इस टाइप से। अब इसको आप अलग तरीके से भी देख सकते थे, कैसे, ध्यान से देखो c1 और c2 जो भी बनते हैं वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जब भी आप c1 और c2 बनाओगे तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रूप में बनेंगे। तो यहाँ पर देखो ये y अपॉन एक्स है और x अपॉन वाई है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ये वाला डायरेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं अगले ए सी और डी ऑप्शन पर। तो देखो इस ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, x प्लस log z माइनस 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो z के मल्टीप्लाई में 2 वाला टर्म था और यहाँ 2x स्क्वायर था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर z के जो मल्टीप्लाई में जो टर्म दे रखा था वो 2 घात का था, तो यहाँ भी कितनी घात का था, 2 घात का। अब यहाँ देखो log z और यहाँ x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर के रूप में दे रखा है। अब यहाँ पर देखो 2 घात का इस साइड तो बन रहा है, इस साइड नहीं बन रहा, तो यानी कि ये वाला इसमें नहीं हो पाएगा। अब देखो सिमिलर वे में यहाँ भी 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर जेड एक्स वाई के गुणा में यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पर वाई क्यूब, यहाँ पर अगर अपन वाई स्क्वायर का भाग देते हैं तो जेड एक्स अपॉन वाई भी बचेगा, तब यहाँ 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा। तो यानी कि ये ए वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा, सी वाला।
इस टाइप से आप इनको डायरेक्ट भी देख सकते हो। बाकी ये मेथड से आप इनको करोगे तो देखो मेथड एक ऑथेंटिक चीज़ है जिसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। आपको जितनी प्रैक्टिस होगी आपको डायरेक्ट उतनी ही जल्दी सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और आया था आपके कॉलेज लेक्चर में, ये वाला बड़ा शानदार क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर बना सकता है इसे सेकंड ग्रेड में, तो आपको इन क्वेश्चनों को देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई फलन दे रखा है f(x) जिसके मान 0 से 1 के बीच में कितना है, 1 है। x ग्रेटर देन 1 के लिए कितना है, 0 है। तब समीकरण y डैश प्लस वाई बराबर f(x) है और y0 बराबर 0 है। इसका हल क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के दोनों फलन बनाओगे। आपको यहाँ पर देखो पहली चीज दे रखी है कि f(x) का मान 1 कब है, जब ये x का मान 0 से 1 के बीच में है। तो आपको दोनों अवकल समीकरण बनानी पड़ेगी। पहली कंडीशन 0 से 1 के लिए, अब 0 से 1 के लिए कैसी बनेगी, f(x) की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, यानी ये y डैश प्लस वाई बराबर 1 बनेगा। इसको आप सोल्व करोगे तो इसको आप दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो, CFPI से भी कर सकते हो और जो रैखिक अवकल समीकरण है उससे भी कर सकते हो। P Q अचर दे रखे, तो मैं एक बार CFPI से करता हूँ। तो CFPI के लिए आप इसको m+1 बराबर 0 के रूप में मानकर करोगे तो ये बनेगा C1 e की पावर -x CF, और PI के रूप में करोगे तो ये बनेगा 1/d+1 के रूप में और यहाँ पर 1। अब इसको ऊपर जाके सोल्व करोगे तो ये 1 - d + d² इस टाइप से बनेगा और ये 1 के लिए सोल्व करोगे तो 1, यानी आपके पास जो y आ जाएगा वो CF प्लस PI के रूप में बन जाएगा C1 e की पावर -x + 1 के रूप में। क्लियर है? ये आपके पास 0 से 1 के लिए आ गया। अब ऐसे ही ग्रेटर देन 1 के लिए बनाना है। ग्रेटर देन 1 के लिए बनाओगे तो x ग्रेटर देन 1 के लिए, अब x ग्रेटर देन 1 के लिए बनाओगे तो उसके लिए 0 आ रहा है तो f(x) की जगह 0 रखेंगे तो y डैश प्लस वाई बराबर 0। अब इसमें केवल आपका CF हुआ और ये CF आपको C2 के रूप में लेना है, C2 e की पावर -x, क्योंकि ये दूसरी अवकल समीकरण बन गई है। आपको दूसरी अवकल समीकरण बन गई है इसलिए आपको इसको C2 के रूप में लेना है। हमें नहीं पता ये दोनों C1 सेम बनेंगे क्योंकि ये अवकल समीकरण अलग थी। ये थी y डैश प्लस वाई बराबर 1 और ये थी y डैश प्लस वाई बराबर 0। तो आपको यहाँ पर CF इतना मिला, PI आपको बराबर के लिए 0 मिल जाए, बराबर 0 दे रखा है इसलिए PI 0 मिलेगा। तो यहाँ पर y के रूप में जो सोल्व होगा वो हो गया C2 e की पावर -x। अब आपके पास एक कंडीशन और दे रखी है y0 बराबर 0। अब देखो y0 बराबर 0 यानी x का मान 0 दे रखा है और x के मान 0 पर y का मान कितना दे रखा है, 0। अब x का मान 0 इस फ्रेम में आ रहा है 0 से 1 अंतराल में, यानी यहाँ पर आप रखोगे x बराबर 0 पर y बराबर 0। अब रखो तो ये हो जाएगा 0, C1 e की पावर -0 1 होता है +1, यानी C1 का मान आ गया -1, यानी y का मान आपके बन गया इसमें -e की पावर -x और +1, यानी 1 - e की पावर -x 0 से 1 अंतराल के लिए। अब 0 से 1 अंतराल के लिए 1 - e की पावर x -x इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। ऊपर भी दिख रहा है पर ऊपर वालों में देखो जो कंप्लीट अंतराल है उनके लिए 1 - e की पावर -x भी दे रखा है, पर आपको जो 1 से बड़े के लिए है वो C2 गुणा e की पावर -x मिल रहा है, वो इसमें नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये इस अंतराल में मिल रहा है और इसमें 0 से 1 वाले में अलग दे रखा है, यानी ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका के कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 - e की पावर -x कौन से अंतराल में दे रखा है, 0 से 1 में। अब इस ग्रेटर देन 1 वाला का भी अंतराल निकाल सकते हैं, इसमें भी आप C2 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो ये C2 आपको जो दे रखा है इसमें आपको यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए दे रखा है, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर C2 का मान आपको जो मिला है, y का मान C2 e की पावर -x। अब इनमें देखो अंतराल ब्रेकिंग कहाँ पर हो रही है, 1 पर हो रही है, यानी 1 पर आप इस फलन की वैल्यू भी ज्ञात करोगे, एक इस फलन की भी, और दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए। तो आपको दोनों के वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 पर कितनी आएगी y की वैल्यू, x बराबर 1 पर y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - e की पावर -1,
और यहाँ पर x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आ जाएगी y की वैल्यू c2 e की पावर -1। अब एक पर, इस एक अंतराल पर दोनों की वैल्यू जो है y की वो सेम बननी चाहिए। तो ये सेम बनाने के लिए दोनों को बराबर करेंगे, तो दोनों को मैं बराबर करता हूँ। तो c2 e की पावर -1 बराबर आ जाएगा 1 - e की पावर -1। अब इसको सोल्व करते हैं लघुत्तम लेके, तो ये बनेगा e-1/e और ये c2/e, ये कट गया तो c2 बराबर आ गया e-1। ये वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो ये y बराबर बन जाएगा e-1 e की पावर -1। e की पावर -1 नहीं, -x था, है ना, लास्ट में ओरिजिनल में रखेंगे तो e की पावर -x, यानी ये वाला बन जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट है। तो ये आप C2 की वैल्यू लास्ट में ज्ञात भी कर सकते हो, नहीं बाकी देख के भी आप इसमें टिक कर सकते हो, ठीक है। और C2 की वैल्यू के लिए आपको जो दोनों का कॉमन वैल्यू है, जैसे आप संतत के लिए करते हो ना, जो ब्रेकिंग अंतराल होता है वहाँ पर आप चेक करते हो कि वो संतत है या नहीं है, उसी टाइप से यहाँ पर x बराबर 1 पर आपको दोनों को चेक करना होगा। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को करना होता है। ये हमने कोले लेक्चर के पिछले 15 क्वेश्चन है वो कर लिए। अब आप नेक्स्ट जो है वो शाम को जो क्लास लेंगे वो मैराथन, उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी क्वेश्चन करेंगे, और उसमें लगभग हम आपके साथ रूबरू होंगे लगभग 50 से अबव क्वेश्चन के साथ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए इसको, और शाम को ज़रूर जुड़िए लाइव क्लास में। थैंक यू।